द हिस्ट्री ऑफ बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स इन इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले आप ये नंबर देखो। क्या लगता है क्या हुआ है नंबर? किसी का मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या फिर कोई पॉलिसी नंबर? अगर आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा है तो भाई ये जान लीजिए कि आप गलत है। एक्चुअली ये 1948 से लेकर 2010 के बीच में इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे उनका टोटल अमाउंट है लगभग 9 लाख करोड़। साल 2011 में जब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चलाया था, तब तमिलनाडु के किसी चौराहे पर लगा ये पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। खास बात ये है कि ये तो बस 1948 से 2010 का नंबर है। 2010 से 2026 के बीच हुए बड़े स्कैंडल्स को तो अभी हमने ऐड ही नहीं करा। वो अगर ऐड किए जाए तो ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि इंडिया का और फाइनेंशियल स्कैंडल्स का काफी पुराना रिश्ता है। इंडिया में हर साल कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता ही है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या फिर इंडिविजुअल लेवल पर। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग स्कैम्स और स्कैंडल्स के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से आजादी के बाद इंडिया का हर डेकेड किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला फाइनेंशियल स्कैम हुआ आजादी के अगले ही साल, यानी 1948 में, जिसे जीप स्कैंडल कहा जाता है। हुआ कुछ यूं कि 1948 में कश्मीर ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी को जीप्स की जरूरत थी और उस टाइम ब्रिटेन में इंडिया के हाई कमिश्नर वी.के. कृष्णा मेनन थे। उन्होंने नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स फॉलो किए बिना एक फॉरेन कंपनी के साथ 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसमें आर्मी के लिए 4603 जीप्स खरीदने की डील हुई थी। बाय द वे, उस कॉन्ट्रैक्ट की आज की वैल्यू लगभग 1700 करोड़ रुपए है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस कंपनी के साथ डील की गई थी उसके पास इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने की कैपेसिटी ही नहीं थी, जिसके चलते 4603 जीप्स की जगह सिर्फ 155 जीप्स ही डिलीवर हुई, और वो भी लो क्वालिटी की, जो आर्मी के यूज के लायक भी नहीं थी। इस डील से गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, और जब तक जीप्स आई तब तक कश्मीर वॉर का सीज फायर भी हो चुका था, इसलिए उनका यूज भी नहीं हो पाया। ऑपोजिशन ने इस डील पर जुडिशियरी इंक्वायरी की डिमांड की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 1955 में अनाउंस कर दिया कि केस बंद किया जा रहा है और कोई मेजर रिकवरी नहीं हुई। इस डिसीजन को उस वक्त के होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने डिफेंड भी किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके कुछ ही टाइम बाद 1956 में कृष्णा मेनन को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया था। 1950s आते आते इंडिया अभी अपना फाइनेंशियल सिस्टम सेट कर रहा था। छोटे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी बिजनेस फैमिलीज पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे। कुछ लोगों ने तो इस ट्रस्ट का गलत फायदा भी उठाया है। द डालमिया भारत इंश्योरेंस मिस अप्रोप्रिएशन। साल 1955 में रामाकृष्ण डालमिया जैन ग्रुप के हेड और भारत इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन थे। वो इंडिया में टाटास और बिरलास के बाद तीसरे बड़े बिजनेसमैन थे। उन पर यह एलिगेशन लगे कि उन्होंने पब्लिक इंश्योरेंस फंड्स को अपनी प्राइवेट शेयर ट्रेडिंग के लॉसेस कवर करने के लिए डाइवर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट के 1962 के जजमेंट के अकॉर्डिंग डालमिया और उनके एसोसिएट्स ने भारत इंश्योरेंस पे लगे 2.2 करोड़, जो आज के 1800 करोड़ रुपए के बराबर है, उनको एक बॉम्बे एजेंट और ट्रेडिंग फर्म के थ्रू स्पेकुलेटिव शेयर्स में रूट किया और अकाउंट्स फॉल्सिफाई करके असली फंड मूवमेंट छुपाया। इस मामले में कोर्ट ने डालमिया को कन्विक्ट किया, साथ ही उन्हें 2 साल की जेल भी हुई। उस टाइम पे इतने बड़े बिजनेसमैन को किसी केस में जेल होना बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। खास बात यह है कि इस फ्रॉड के बाद ही गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया था। मुंद्रा LIC स्कैम। पब्लिक मनी को सेफली इन्वेस्ट करने के लिए 1957 में इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC बनाया था, जिसे हम आज सारे जानते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर ये प्लान जो था वो फेल हो गया, जब कलकत्ता के इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टॉक स्पेकुलेटर हरिदास मुंद्रा ने LIC को कन्विंस किया कि वो उसकी 6 फेलिंग कंपनीज के शेयर्स में 1.25 करोड़ इन्वेस्ट करे, जिसकी आज की वैल्यू अगर देखें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए होगी। मुंद्रा ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के क्लोज कनेक्शंस का फायदा उठाया और अपनी डेड कंपनीज रिवाइव कर दी। ये डील तब एक्सपोज हुई थी जब फिरोज गांधी ने 1957 से 58 के पार्लियामेंट सेशन में क्वेश्चन रेज किया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस MC चगला कमीशन बनाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कंक्लूड किया कि मुंद्रा ने LIC को डिफ्रॉड किया है। इसके बाद मुंद्रा को 22 साल की जेल हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 साल ही सर्व किए और स्कैंडल के चलते फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णामाचारी को रिजाइन भी करना पड़ा था। अच्छा, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक, क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है?
अगर नहीं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कमेंट करिए एक्सपर्ट पैनल एंड वील शेयर अ लिंक फॉर अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट विद यू। इसके बाद 1960s में इंडिया अपनी ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी समय कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू करने का बहाना बनाकर गवर्नमेंट से बड़े बड़े लोन्स लिए और उन्हें अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए यूज करा। इसी में एक नाम आता है जयंती धर्मा तेजा एंड द शिपिंग मिराज। 1960s की शुरुआत में बिजनेसमैन धर्मा तेजा ने जयंती शिपिंग के लिए गवर्नमेंट से 22 करोड़ का लोन सिक्योर किया, यानी आज के ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए। तेजा ने नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया कि वो इंडिया का शिपिंग फ्लीट ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे और पॉलिटिकल पैट्रोनेज का फायदा उठाकर ये कंपनी एस्टैब्लिश की। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि तेजा ने पैसा शिप्स और ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करने की जगह फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करी। उनका सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड पिरामिड ऑफ एसेट्स पे था, यानी पहले लोन से शिप्स के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स पे किए और फिर उन्हीं शिप्स को कोलैटरल बना के और ज्यादा लोन्स लिए। भाई कमाल की बात है। इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया कि कंपनी बस एक मिराज थी। तेजा ने लगभग 2 करोड़ रुपए फॉरेन अकाउंट्स में भेज दिए थे और आखिर में तेजा यूरोप से अरेस्ट हो गए, एक्स्ट्राडाइट किया गया और इंडियन कोर्ट्स ने उनको 7 साल की जेल की सजा दी। साथ ही जयंती शिपिंग कंपनी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। द तुलसी राम रे बरेली बैंक फ्रॉड। 1960s की शुरुआत में इंडिया में एक और फ्रॉड की चर्चा हुई जिसे हम लॉजिस्टिकल फ्रॉड कहते हैं, जहां लोग बैंक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करके मिसयूज करते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था 1962 में। तुलसी राम और लक्ष्मी नारायण नाम के 2 बिजनेसमैन ने बैंक ऑफ बिहार और बैंक ऑफ इलाहाबाद को फॉर्ज रेलवे कंसाइनमेंट्स रिसिप्ट्स दिखाकर 80 लाख रुपए का चूना लगाया था, जिसकी आज की कीमत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए होगी। हुआ कुछ यूं कि तुलसी राम ने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर अलग अलग सिटीज में ट्रेडिंग फर्म्स बनाए थे, जिसके थ्रू ये लोग सारा स्कैम चला रहे थे। ये लोग रे बरेली और प्रतापगढ़ से छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स वेस्ट बंगाल और कोलकाता भेजते थे। ये सभी कंसाइनमेंट रेलवे से जाती थी। रेलवे ऑफिसर्स इन कंसाइनमेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए तुलसी राम को कंसाइनमेंट की रिसिप्ट्स देते थे। इन सभी रिसिप्ट्स को तुलसी राम ने मैनिपुलेट करा था। जैसे कंसाइनमेंट का वेट बढ़ाया जाता था, डेस्टिनेशन ज्यादा दूर दिखाई जाती थी, फ्लाइट अमाउंट चेंज की जाती थी और इसके बाद तुलसी राम और उसके एसोसिएट्स इन मैनिपुलेटेड रिसिप्ट्स को लेकर बैंक जाते थे और उन्हें एज अ कोलैटरल रखकर लोन उठाते थे। बैंक्स को लगता था कि बिजनेस बड़ा है, कंसाइनमेंट बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी ही होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तुलसी राम और एसोसिएट्स की कॉन्स्पिरेंसी को चीटिंग के लिए कन्विक्ट किया था और फिर 1970s में इंडिया इकोनॉमिक स्लोडाउन और पॉलिटिकल टर्बुलेंस का पीरियड था, जो स्कैम्स के लिए परफेक्ट ग्राउंड बना गया था और गवर्नमेंट की इसी सिचुएशन का फायदा लेकर लोगों ने अपनी पॉकेट्स भर ली। रुस्तम नागरवाला स्टेट बैंक इम्पर्सोनेशन। 1971 में फॉर्मर आर्मी ऑफिसर रुस्तम सोहराब नागरवाला ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को फोन किया और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके सेक्रेटरी पीएन हक्सर की आवाज निकालकर कहा कि पैसे बांग्लादेश में सीक्रेट मिशन के लिए चाहिए। इसके बाद मैनेजर मल्होत्रा ने कॉलर की अथॉरिटी देखते हुए नागरवालों को 60 लाख रुपए भी दिए, जो आज के लगभग 25 से 30 करोड़ के बराबर है। फ्रॉड कुछ ही घंटों में पकड़ा गया और नागरवाला अरेस्ट हुआ। उससे 4 साल की सजा भी हुई, लेकिन केस कॉन्स्पिरेंसी में तब बदला जब कुछ ही दिनों बाद नागरवाला की जेल में सस्पिशियस डेथ हुई। और सिर्फ यही नहीं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीके कश्यप की भी एक कार एक्सीडेंट में मिस्टीरियस डेथ हो गई और उनकी डेथ के तुरंत बाद इस केस को क्लोज कर दिया गया। द संचायता इन्वेस्टमेंट्स पॉन्जी स्कीम। इसके 4 साल बाद 1975 में वेस्ट बंगाल में एक बड़ी पॉन्जी स्कीम का एक्सपोज हुआ। इस पॉन्जी स्कीम का नाम था संचायता इन्वेस्टमेंट्स, जिसे शंभू प्रसाद मुखर्जी और स्वपन गुहा ने स्टार्ट किया था। ये स्कीम लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती थी, जो उस टाइम के पोस्ट ऑफिस रेट से लगभग 4 गुना ज्यादा थे। ये फर्म नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पहले वाले इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स पे करता था ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। लेकिन 1980 में ये स्कीम कोलैप्स हुई और एक ही झटके में 1.31 लाख इन्वेस्टर फैमिलीज की लाइफ सेविंग्स वाइप आउट हो गई, जिसके बाद स्कीम के दोनों प्रमोटर्स को अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही शंभू प्रसाद मुखर्जी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। हालांकि उसे आज भी एक मर्डर कॉन्स्पिरेंसी माना जाता है। फिर 1980s में एक नया टाइप का फ्रॉड सामने आया, जहां कुछ इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने इंडियन बैंक्स और उनकी फॉरेन ब्रांचेस के बीच कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाया।
इसी दौरान ईस्टर्न इंडिया में हाई रिटर्न डिपॉजिट और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का क्रेज बढ़ने लगा, जिन्होंने लोगों को जल्दी पैसा बनाने का सपना दिखाया। और आगे चलकर यही ट्रेंड 1990s और 2010 के बड़े चिट फंड स्कैम्स की फाउंडेशन बन गया था। राजेंद्र सेठिया एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक्रप्सी। 1980 में लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन मर्चेंट राजेंद्र सिंह सेठिया ने अपने कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके इंडियन बैंक से करोड़ों रुपए उठाए, लेकिन फिर रिटर्न करते वक्त बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन हो गई थी। सेठिया ने 1977 में लंदन में इसाल कमोडिटी स्टार्ट करी, जिसे पहले ही साल शुगर, टी और शिपिंग ट्रेड से लगभग 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कुछ ही सालों में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया था और सेठिया का बिजनेस नाइजीरिया से न्यूयॉर्क तक स्प्रेड हुआ। लेकिन उसकी एग्रेसिव एक्सपेंशन और रिस्की डील्स के टाइम ही अफ्रीका में जब पॉलिटिकल कोप हुआ तो उसके एसेट्स फ्रीज हो गए और कंपनी पर डेब्ट बढ़ता गया। रिकवरी के लिए बैंक्स ने ऑडिट शुरू कर दिए और क्रेडिटर्स ने कोर्ट्स में केस डालकर इसाल कमोडिटीज को लिक्विडेट करवा दिया, जिसे उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी कहा गया था। इंडिया में सीबीआई ने भी सेठिया पर फॉर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज का चार्ज लगाया था। सीबीआई के अकॉर्डिंग सेठिया ने पीएनबी के लंदन ब्रांच के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर करोड़ों के लोन सैंक्शन करवा लिए, जिसके बाद साल 1985 में सेठिया अरेस्ट हो गया और उस पर ट्रेड्स और शेल कंपनीज के थ्रू इंडियन बैंक से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ट्रांसफर करने के एलिगेशंस लगे थे। ये केस 30 साल तक चलता रहा, लेकिन फाइनली 2019 में दिल्ली कोर्ट ने सेठिया को लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस के चलते फ्री कर दिया। और कुछ इसी तरह 1948 से लेकर 1980s तक इंडिया में स्कैम्स चलते रहे। हालांकि इसके बाद भी ऐसे स्कैम्स जारी रहे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। आजादी से लेकर आज तक कई गवर्नमेंट्स आई और चली गई, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ना किसी लूपहोल का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने हर डेकेड में किसी ना किसी नए स्कैम को अंजाम दिया ही दिया है। एनीवे, अभी तक हमने जितने भी फाइनेंशियल स्कैंडल्स कवर किए, क्या उसमें ऐसा कुछ था जो हमसे छूट गया हो? अगर आपको बताए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज के रिकवरी इश्यूज को फेस कर रहा है, तो विजिट करिए आज ही expertpanel.org, एन IIT-IIM फाउंडेड कंपनी जिसके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में किन फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में आपको जानना है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करिएगा। साथ ही मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।